हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो आपके डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर किया गया टोटल खर्चा। अब जो खर्चा आपने एक्चुअल में करा नहीं है, आपने सिर्फ केवल प्लान करा है, उस खर्चे का अगर हम टोटल कर दे तो आपका आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। अब हम जानेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो एक इकोनॉमी है क्लोज, एक है ओपन। क्लोज इकोनॉमी में केवल हाउस होल्ड होगा और प्रोड्यूसर होगा, लेकिन ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड होगा, प्रोड्यूसर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी होगा, है ना, बाकी वर्ल्ड भी होगा। ठीक है। अब देखिए क्लोज इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में आपकी एडी की सिचुएशन बनती है सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी कि आपका जो खर्चा है वो क्या होगा? केवल कंजम्पशन होगा या तो इन्वेस्टमेंट होगा। इसी थ्री सेक्टर में जब आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं, है ना, तो ये दो तो सेम रहते हैं, बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जुड़ जाता है। ठीक है। वैसे ही जानेंगे अब ओपन इकोनॉमी में कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में आपके फोर एलिमेंट आ जाते हैं। पहला आपका सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट, कि आप विदेश से कितना खर्चा कर रहे हो, है ना, विदेशी गुड्स पे कितना खर्चा कर रहे हो, वो आपका नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे? केवल हम टू सेक्टर यानी कि क्लोज इकोनॉमी के बेस पर चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ए एस, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ए एस को हम वाई भी बोलते हैं। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम भी होता है। तो ये क्या है? ये वाई है, यानी इनकम की लाइन है। तो इसे इनकम की लाइन भी है प्लस ये ए एस की भी लाइन है। तो ए एस क्या होता है? ए एस होता है प्लान डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया कि वो इतना प्रोडक्शन करेगा, उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। और जितना वो प्रोडक्शन करेगा उतनी वो इनकम कमाएगा, इसलिए हम उसे ए एस इक्वल टू वाई भी बोलते हैं, नेट इनकम के बराबर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं? शो करते हैं 45 डिग्री की ज्योमेट्री पे एक स्ट्रेट लाइन को खींच करके। ठीक है। अब केनेशियन रूल कहता है कि जो एक्सेस अनयूटिलाइज कैपेसिटी है प्रोड्यूसर की कैन रिस्पॉन्ड टू एनी राइज इन डिमांड विद ए प्रोपोर्शनेट राइज इन सप्लाई विदाउट रेजिंग प्राइसेस। यानी कि अगर कोई कैपेसिटी बच जाती है इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की, तो बिना प्राइस को बढ़ाए हुए भी सप्लाई को इंक्रीज करके डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका सी इक्वल टू सी बार प्लस डी वाई। देखो यहाँ सी बार लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसको शो करते हैं कुछ ऐसे, सी बार। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। अब देखिए सी का मतलब क्या है? टोटल कंजप्शन। सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि जब आपकी इनकम जीरो होगी ना, तब भी आप कुछ खर्चा कर रहे होंगे, उस खर्चे को बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन। अब देखिए बी का मतलब क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि किस रेट पर, किस दर से आप कंजप्शन कर रहे हो, अपना इनकम के अनुसार खर्चा बढ़ा रहे हो। यानी कि अगर आपकी इनकम 10 रुपए से बढ़ती है, 20 होती है, तो आपका खर्चा 5 से 15 हो जाता है। तो इनमें जो हम रेट निकालेंगे, जो रेट आएगा उसे क्या बोलेंगे? एमपीसी बोलेंगे। ठीक है। अब है आपका वाई। वाई का मतलब क्या है? नेशनल इनकम, यानी कि एक व्यक्ति की इनकम। तो आपने फॉर्मूला समझ लिया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 0.5 की क्या है? बी है। बी यानी कि एमपीसी है। यहाँ वाई क्या है? वाई आपकी इनकम है। और ये 100 क्या है? ये 100 आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है। और ये सी क्या है? सी आपकी टोटल कंजप्शन है। ठीक है। अच्छा, डायग्राम कुछ ऐसे होता है सी बार का। सॉरी, देखिए सी बार और सी में देखिएगा तो ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें देखना है आपको। ये सी बार नहीं है, ये जो ऊपर जा रहा है ये सी बार नहीं है, ये है सी बार और ये है आपका सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन आपका सी से ड्राइव हुआ है। देखिए अब जो सेविंग क्या होती है? इनकम को दो रूप बांट सकते हैं, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे। सेविंग का फंक्शन भी है, इसे बोलते हैं माइनस सी बार। शो करेंगे कुछ ऐसे, माइनस सी बार ऐसे शो करेंगे। ठीक है। माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी। अब बच्चों वन माइनस बी, वन माइनस बी इक्वल टू होता है एम पी एस, यानी कि वन माइनस एम पी सी होता है
MPS, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये सेविंग, आप अपनी इनकम बढ़ने पर कितनी सेविंग बढ़ा रहे हो, वो है आपका एमपीएस। ठीक है, वो है आपका एमपीएस। तो ये फॉर्मूला देख लो, इस फॉर्मूले को हम फिर सॉल्व करेंगे। अब डायग्राम देखते हैं। देखो, जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, और एक जगह ऐसे आती है जहां पर आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाती है। ठीक है, और उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे आपकी सेविंग हो जाती है 0। ठीक है, ये डायग्राम शो कर रहा है ऐसे। अब देखेंगे ये फॉर्मूला। अब देखो, एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ईपीएस का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और मार्जिनल का मतलब है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जहाँ मार्जिनल आ जाए वहां मतलब है एडिशनल इनकम से, किससे है, एडिशनल यूनिट से। कुछ भी एडिशनल इंक्रीज हो रहा है तो कितना कंजम्पशन एडिशनल इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ एवरेज का मतलब है औसत से, यानी कि एवरेज से, कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेम सेविंग के केस में है, सेम एमपीएस के केस में है। ठीक है, ये दोनों सेम केस और ये दोनों सेम केस, बस सेविंग और कंजम्पशन का फर्क है, कंजम्पशन और सेविंग का फर्क। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ बोला गया है कि जो आपका एपीएस है वो नेगेटिव हो सकता है, आपका एमपीएस पॉजिटिव रहेगा, आपका एमपीसी पॉजिटिव रहेगा, और आपका एपीसी एक से कम हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपसे बोलता है गोल्डन रूल्स ऑफ प्रोपेंसिटी। कभी कभी आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये 1 के बराबर क्यों है। यहाँ बताया गया फॉर्मूले में कि जो एपीसी को अगर एपीएस से प्लस करेंगे तो 1 आएगा, एमपीसी को एमपीएस से प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब क्यों आएगा वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट शीट में, है ना। देखिए, तो देखिए, एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी को हम लिखते हैं सी अपॉन में वाई, एपीएस को लिखते हैं एस अपॉन में वाई। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, c प्लस एस हो जाएगा, और c प्लस एस क्या होता है, y होता है, और y से y काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1, और ये हो जाएगा 1। इसलिए बोलते हैं कि जो एपीएस इक्वेशन किस बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेम केस आता है आपका एमपीसी में। आपका एमपीसी वाला सब दिखाता हूँ कि जो आपका एमपीसी है और जो एमपीएस है उनको प्लस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इक्वल टू 1। कैसे 1 होगा देखते हैं, चलो, बेस सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई के बराबर होता है, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा, 1/1 आएगा, और 1 हो जाएगा दोबारा बराबर, यानी कि ये प्रॉब्लम दोबारा से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बच्चों डेल्टा इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, चेंज। क्या मतलब है, चेंज। चेंज का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ए एस इक्वल टू ए डी। अब देखेंगे ए एस इक्वल टू ए डी का मतलब क्या है, यहाँ पर बता रहा है आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक कंट्री में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ए एस ए डी अप्रोच से। अप्रोच 1 है ए एस इक्वल टू ए डी वाली, यहाँ पर आपका ए एस बराबर है किसके, ए डी के, यानी इस वाले पॉइंट पे क्या है, हम इक्विलिब्रियम में है ना। अब यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर जहाँ ई पॉइंट है वहां पर डिजायर्ड एक्सपेंडिचर परफेक्टली मैच करता है प्लांट आउटपुट से, यानी कि जो कंज्यूमर का प्लांट एक्सपेंडिचर वो मैच कर रहा है प्रोड्यूसर के प्लांट आउटपुट से। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो ए एस है वो ज्यादा हो जाता है एडी से, कभी कभी ए एस ज्यादा हो जाता है एडी से। तो इस केस में बनती है आपकी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेम अप्रोच आती है अप्रोच टू इक्विलिब्रियम के लिए, एस आई अप्रोच। ठीक है, एस आई में आपका जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है जहां पर वो क्रॉस करते हैं वही क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया गया है कि जो एस आई अप्रोच है वो एडी एस अप्रोच से मिलकर बनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एडी इक्वल टू ए एस था, एडी बना है सी प्लस आई से, ए एस बना है सी प्लस एस से। अब सी यहाँ सी कॉमन है, कट सकता है, तो आई इक्वल टू एस क्या हो जाएगा आपका अप्रोच, एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस बराबर है ना, ये मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब देखिए कि मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर शो करता है नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेज रिलेटेड टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी
तो उससे इनकम कितनी बढ़ेगी, ये शो करता है आपका के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। इनकम में कितना चेंज आया और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, ठीक है। और वहीं पे इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है 1/1 - एमपीसी, और उसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। तो इन तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप लोग, आपका के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते ही तो कोई फॉर्मूला वो कोई एग्जाम्पल है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अब देखेंगे एक्सिस डिमांड। एक्सिस डिमांड है क्या? तो देखो एक्सिस डिमांड, जब आपका एडी जब आपका एडी क्या कर जाए आपसे, ज्यादा हो जाए आपके एएस से। जब आपका एडी ज्यादा हो जाए आपके एएस से, तो एक गैप बनता है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। इस इन्फ्लेशनरी गैप शो करता है एक्सिस डिमांड को, कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो गई है, जिसके कारण प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है ना। अब इससे होता क्या है, इससे बनता है ट्रैप। क्या बनता है? ट्रैप। तो रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंस, नतीजा क्या आता है इससे? नतीजा ये आता है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आउटपुट की, वो कैन नॉट बी फिजिकली इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं की जा सकती। द एक्सिस प्रेशर ओनली फोर्स द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि ये जो आपका एएस है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे है, और एडी क्या है? फुल कैपेसिटी पे इससे ज्यादा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाएगी जब आपके गुड्स क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे डिमांड से। जब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो लोग प्राइस को बढ़ा देंगे ताकि उन्हें गुड्स मिल पाए किसी दूसरे व्यक्ति को मिलने से पहले, है ना। और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो वो बन जाएगा इन्फ्लेशन। क्या बन जाएगा? इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन बन जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। अब चीजें महंगी हो जाएंगी तो प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगा होगा तो और चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी ट्रैप में एक कंट्री फंस जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आती है डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड में एएस अपनी फुल कैपेसिटी पे क्या होता है, ज्यादा होता है किससे? आपके एडी से, जिससे बनता है एक डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है मंदी। मंदी यानी कि जब प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, मार्केट में डिमांड ही ना बचे, जो प्रोड्यूसर के पास में स्टॉक इकट्ठा हो जाए, उसका स्टॉक बिक ही ना पाए, है ना। ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो इसका नतीजा आता है अनवांटेड इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक क्या बन जाता है, प्रोड्यूसर के पास में इकट्ठा हो जाता है। प्रोड्यूसर को उन गुड्स को निकालना पड़ता है सस्ते दाम में, यानी लॉसेस को इंकर करके, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेजर्स हैं। पहले मेजर्स हैं आपके मॉनेटरी, दूसरे हैं आपके फिस्कल। फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स। ऐसी आपकी डेफिशिएंट डिमांड को, डिफ्लेशनरी गैप को सॉल्व करने के लिए भी दो मेजर है। पहला है आपका फिस्कल, दूसरे आपके मॉनेटरी, यानी ये तो नंबरिंग मैंने कर दी। अब यहाँ एक्सपेंशनरी का मतलब है बढ़ाना, और यहाँ कॉन्ट्रेक्शनरी का मतलब है घटाना, ठीक है। देखो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रेक्शनरी मतलब कम करना। तो आपने पढ़ा था हमारे साथ में मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आपने पढ़े थे क्रेडिट कंट्रोल। क्या पढ़ी थी आपने? क्रेडिट कंट्रोल। इस चैप्टर में सेकेंड यूनिट पढ़ा था आपने मनी बैंकिंग में, जिसमें आपने रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, रेपो रेट, ओएमओ आपने पढ़ा था। अगर आप उन सबको घटा दोगे, अगर आप उन सबको घटा दोगे तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में जो आपने एमओ ओ एमओ पढ़ा था, उस ओएमओ को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, अगर आप उसके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दोगे, तो लोगों को लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, और लोग लोन लेना कम कर देंगे, उससे उनका खर्चा भी कम हो जाएगा। और खर्चा कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस जो ऊपर बढ़े हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो प्राइस लेवल वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर आप फिस्कल पॉलिसी में देखें तो फिस्कल पॉलिसी में आती है गवर्नमेंट। क्या आती है? गवर्नमेंट। मॉनेटरी में आरबीआई के रूल है, और फिस्कल में गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का रूल है वो है टैक्स और सब्सिडीज का। अगर गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज देना क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी तो जो भी लेबर है उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होने से वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो प्राइस लेवल जो हाइक हो रखे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाए, कम हो जाए।
ऐसे ही आपका डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व करने के लिए भी क्या करना है आपको, सेम मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई वाले हैं और फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। ये मैं आरबीआई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। अगर आप इंटरेस्ट रेट यानी कि ओएमओ, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर को घटा देंगे तो इन पब्लिक के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा और वो खर्चा कर पाएंगे, और जब वो खर्चा कर पाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन की स्थिति सुधर जाएगी। सेम ऐसा यहाँ पर होगा आपका गवर्नमेंट एक्शन में। जब आप अपनी टैक्सेस को डिक्रीज कर देंगे, सब्सिडीज को इंक्रीज कर देंगे और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देंगे तो लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को बचत होगी, तो लोग अपनी इनकम को अलग तरीके से और ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे अदर चीजों में, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी और जो डिफ्लेशन की स्थिति वो सुधर जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।